नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत भी हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में हम 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, 999+ क्वेश्चनों को हम इन वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में आपका चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, स्टेट हो या फिर आपका सुपर टेट हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे होगा क्या, यदि आप ये सारे क्वेश्चनों को जो कि हम 999+ क्वेश्चनों को आपको पढ़ाने वाले हैं, यदि इन सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो ये जितनी भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, इनमें अगर सीडीपी से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उन्हें आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये देखिए, यही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कक्षा शिक्षक में पढ़ने से ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। यानी कि एक शिक्षक है, वो अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है और बच्चों का जो है ध्यान यानी कि उस शिक्षक परीक्षा में नहीं लग रहा है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चा आप एक शिक्षक हैं और आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों का मन नहीं लग रहा है आपको है, तो आप उन्हें डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने टीचिंग मेथड को, अपने पढ़ाने के तरीकों को चेंज कीजिए। ठीक है, हो सकता है उनका ध्यान लग जाए। दूसरा देखते हैं, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये थोड़ा भी आंसर ठीक लगा मुझे, लेकिन हम थर्ड और फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर? बिल्कुल नहीं भाई। गृह कार्य यानी कि बच्चों का एक तो ध्यान नहीं लग रहा है और आपने एक्स्ट्रा जो है वर्कलोड देंगे, यानी कि उसे होमवर्क देंगे, फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा उसे। चौथा देख लेते हैं हम, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहें? बिल्कुल भी नहीं भाई। बच्चों का मन नहीं लग रहा है, आप जानने की कोशिश कीजिए ना कि उनका बच्चों में कक्षा में उनका मन क्यों नहीं लग रहा है। हो सकता है आप जो पढ़ा रहे हैं उन्हें समझ में ना आ रहा हो, या आपके जो पढ़ाने का तरीका हो उसमें कोई गलती हो। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, इसके बारे में देख लेते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो कौन सी अवस्था होती है, हमें बताना है। नंबर 1, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। नंबर 2, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। नंबर 3, संवेदी प्रेरक अवस्था। ये नंबर 4, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन ये देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम, पीछे पढ़ लेते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है? तो मन का जो मानचित्रण है, यानी कि हम जो अपने मन में जो सोचते हैं, जो छवि या चित्र बनाते हैं अपने मन के अंदर, वो किससे संबंधित है, उसी बारे में बताना है। जैसे कि ए में दिया गया सहायक कार्यों की क्रिया योजना से। नंबर बी, बोध बढ़ाने की तकनीक से। सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसाधन से। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मन का चित्र बनाने से। देखिए, मन की बात की गई है, तो जरूर नहीं कि आपका ऑप्शन डी ठीक हो सकता है, यानी कि मन का चित्र नहीं, मन की बात बनाने से। जी नहीं, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, मन की क्रियाशीलता पर अनुसाधन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चला गया, मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देखिए, आगे हम क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। देखिए, यहाँ पर नोट कीजिएगा कि प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, समस्याओं से सीखने संबंधी समस्याएं हैं उनको बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है हमारे ऑप्शन। ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके, यानी कि आपके शिक्षण में कोई कमी हो सकती है तो आप उसे किस तरह से दूर करेंगे, आप जो है महंगी से महंगी और चमकदार जो है सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। समस्याओं का समाधान कीजिए बच्चों की। बी देख लेते हैं हम, सरल और रोचक पाठ्यक्रम का प्रयोग कर। देखिए, रोचक शब्द तो मुझे अच्छा लगा, ये रोचक, लेकिन पाठ्य पुस्तक और सरल, यानी कि बच्चों को जो समस्याएं हो रही हैं, आप जो है अपने पाठ्य स्तर जो स्तर है आपका पढ़ाने का, उसे थोड़ा सरल कर दीजिए। रोचक पाठ्य पुस्तक, यानी कि आप अपने जो पढ़ाने का तरीका चेंज नहीं करेंगे, पाठ्य पुस्तक जो है चेंज कर देंगे आप। ठीक है, कक्षाओं को और ज़्यादा सरल कर देंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। देखिए, ये ऑप्शन मुझे ठीक लगा,
कहानी कथन पद्धति का प्रयोग कर गए हो। जब प्राथमिक स्तर में छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें कहानी के थ्रू अगर पढ़ाएंगे तो उनका मन लगेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी हम देख लेते हैं, क्या पता इससे ज़्यादा अच्छा आपका ऑप्शन नंबर डी हो। अक्षमता के अनुसार, देखिए अक्षमता, यहाँ पर देखिए समस्या है, उन्हें अक्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बिल्कुल भाई, उनके बच्चों के अंदर क्या समस्याएं हैं, उनके अनुसार अपनी शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कीजिए। तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक की बात की गई है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के संबंधित नहीं है, पूछा गया है और इसमें, ठीक है, नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सी सानिध्य की आवश्यकता, या डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था। तो सबसे पहले देखिए इसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकताओं के बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। कोई संबंध लगता है इस ऑप्शन का सामाजिक मनोवैज्ञानिक से? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ भाई, ये शरीर के अपशिष्ट मलूल को बाहर निकालने से सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था का तो क्या संबंध हो सकता है? कुछ भी नहीं, और इसमें नहीं पूछा गया, कोई संबंध ही नहीं दिख रहा। भाई इसमें और इसमें तो संबंध है, लेकिन बी में तो कोई संबंध ही नहीं दिख रहा ना सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से। तो इसी के आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा कथन है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की गई है, आपने इन्हें नोट कीजिएगा पॉइंट को कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, या फिर डी घर। तो संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण यानी कि पर्यावरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। देखिए ये एक कथन दिया गया है, यानी कि एक कथन दिया गया है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पावलोव गए, नंबर बी पियाजे ने, सी स्किनर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो किसे जाता है इसका श्रेय, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पियाजे ने ये कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2। यदि एक वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी पाठ्यचर्या शब्दावली है ये किस ओर संकेत करती है यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या बी मूल्यांकन प्रक्रिया पाठ्य शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन प्रक्रिया और पाठ्यचर्या का किस ओर संकेत करती है, भाई ये तो नहीं होगा। सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाले पाठ्य सामग्री। तो इनमें से कोई सा नहीं, हमारा इस वाले ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। देखिए प्रतिदिन अनुभव यानी कि आप जो है कक्षा में यानी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, पाठ्यचर्या शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो विद्यार्थी को कोई फायदा तो होना चाहिए उस चीज़ का। तो यही ये दिया गया है, विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करेगा। ठीक है, जब आप शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या के थ्रू पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं हम। रचनावादी उपागम बताता है कि संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए रचनावादी उपागम बताता है, ठीक है, तो संरचना के लिए अत्यधिक आवश्यक क्या है, ए अनुबंधन, दो दंड। देखिए दंड तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए आपको ना बच्चे के अंदर कितनी भी कमी है, ठीक है, उसे मारना पीटना और डांटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, तो उसे रट्टे भी नहीं लगवाने हैं आपने बिल्कुल भी।
बच्चों को जो है ना इस तरह से पढ़ाना है तो सक्रिय रूप से सीख सके, ठीक है, अनुभव प्राप्त कर सके, इस तरह से आपको सिखाना है उसे, ठीक है। मारना पीटना डांटना, उसके अंदर की जो समस्याएं हैं उसे दूसरों को बताना, ठीक है, प्रिंसिपल को बताना, कक्षा से बाहर निकालना, नहीं निगेटिव तो कुछ करना ही नहीं है। यदि बच्चे के अंदर कोई भी कमी है या किसी चीज़ में वो रुचि नहीं ले रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी रुचियों को, उसकी अरुचियों को आप जाने, उनकी समस्याओं का समाधान करें किसी भी तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये तो बिल्कुल ना यंत्रवाद याद कराने के, याद भी नहीं करा सकते आप। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, ये देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर आप उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो ये कथन है, इसने कहा गया है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें जो है वो खेल के माध्यम से सीखता है। तो किसने कहा है, आइए जान लेते हैं। ए में दिया गया क्रो एम क्रो, बी जॉन डीवी, सी गेशल या फिर डी स्ट्रंग। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। स्ट्रंग ने कहा है कि बच्चे जो है ना अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके हमने उठाया है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर हैं कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ से उठाए हैं, किस उन्हीं को आधार मानकर ये क्वेश्चन हमने नए क्वेश्चन जो है बनाए हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम CDP के 999+ क्वेश्चन को कवर करने वाले, जी हाँ 999+, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। ये देख लेते हैं, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यानी कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है किससे संबंधित है ये पूछा गया है। देख लेते हैं, ए दिया गया है निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतः क्रिया का सिद्धांत, या फिर डी एकीकरण का सिद्धांत। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपनी समव्यवस्था समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। इसे पूछा गया है तो कौन सी वो अवस्था है जब बच्चे जो है एक समूह में जो है सक्रिय हो जाते हैं, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ घूमने फिरते हैं, उनके साथ सभी खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो किस अवस्था में बताया गया, प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, या फिर डी पूर्व बाल्यावस्था। तो किस में सक्रिय रूप से जो सहभागी होते हैं वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा किशोरावस्था हो जाएगा, ठीक है, किशोरावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई है। तो 4 विशिष्ट अवस्थाएं जो है वो किसने पहचान की है, वो हमारे कौन से मनोवैज्ञानिक है वो हमें बताना है। ए में दिया गया है एरिकस द्वारा, बी जीन पियाजे द्वारा, सी प्रोफेसर स्किनर द्वारा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 जो अवस्थाएं बताई गई हैं वो हमारे जीन पियाजे जी ने बताई। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे जी के बारे में इनके जो सिद्धांत हैं उन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के सिद्धांत के ऊपर जो है ना CDP में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इनके सिद्धांत हो गए, स्किनर के सिद्धांत हो गए, पावलोव के सिद्धांत हो गए आपके, ठीक है, ये आपके हरिकसन हो गए, इनके सिद्धांतों से जो है CDP में क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी को जो ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमने इन सभी के बारे में ना वीडियो बनाई हुई है, इन सभी व्यक्तियों के ऊपर, इन सभी मनोवैज्ञानिक के ऊपर वीडियो बनाए, हमारे चैनल पर जाएं और इन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। इनसे एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कौन सी अवस्था है। तो ए है संवेदन प्रवण अवस्था, बी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या फिर डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, जो तार्किक रूप से सोचना बच्चा जो है प्रारंभ कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ठीक है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर
ए में दिया गया है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। भाई विद्यालय में अब बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, उन्हें उचित समझा जा रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान कर देगा? भाई बिल्कुल नहीं करेगा। शिक्षकों को क्या काम आसान करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा। बी देखते हैं, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। देखिए आप खेलेंगे, ठीक है, तो आप जब टीम के साथ देखें, आप जो अकेले तो नहीं खेलेंगे, 2 3 4 एक ग्रुप के साथ खेलेंगे, तो उसमें आपको सहयोग, जो आपके सहयोग की जो भागीदारी है वो आपके विकसित हो जाएगी, शरीर का विकास भी होगा और उसका संतुलन भी होगा, ठीक है। तो ये तो मुझे ऑप्शन थोड़ा ठीक लगा, लेकिन हम अपने अगले बाकी के बचे 2 ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। यह समय बिताने में सहायक होता है। खाली समय बिताने के लिए सहायक है, खेल से कुछ बेनिफिट नहीं होता? भाई बिल्कुल बेनिफिट, खेल से तो आपके शारीरिक संतुलन और सहयोग की भावना बढ़ती है। तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब पहला भी गलत, ये वाला भी गलत। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। उन्हें शारीरिक विकास से सशक्त बनाएगा। उन्हें शारीरिक विकास से, देखिए ये वाला भी क्वेश्चन ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें शारीरिक विकास की बात की गई है, इसमें शारीरिक के साथ साथ सहयोग की भी बात की गई है, तो इसी के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। परिवार एक साधन है, तो परिवार साधन है हमें बताना है। ये देख लेते हैं, परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, बी दूरस्थ शिक्षा का साधन है, सी गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है, या फिर डी औपचारिक शिक्षा का साधन है। तो क्या है हमें बताना है, तो ये हमारा अनौपचारिक शिक्षा का साधन बन जाएगा परिवार, और वहीं हमारा औपचारिक शिक्षा का साधन क्या बनेगा बताइए? औपचारिक शिक्षा का साधन बनेगा आपका विद्यालय, ठीक है। और अनौपचारिक में आता है आपका परिवार, परिवार पार्स पड़ोस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस तरह से कर सकता है सामाजिक मूल्यों को विकसित? ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, यानी कि महान व्यक्तियों के बारे में आप जो है व्याख्यान दे दीजिए, और शिक्षा बच्चों में जो है सामाजिक मूल्य का विकास हो जाएगा। भाई बिल्कुल भी नहीं होगा सामाजिक मूल्य का विकास। आप किसी महान व्यक्ति के बारे में ही बता रहे हैं, उन्हें व्याख्यान दे रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा सामाजिक मूल्य का विकास? जी नहीं, पहला क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना कर, यानी कि अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना दीजिए, सामाजिक मूल्य का विकास हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। सी देख लेते हैं, आदर्श रूप से बर्ताव कर, यानी कि बिल्कुल। देखिए आप बच्चे, देखिए कोई बच्चा उग्रवादी है तो उसे ना सजैस रूप से समझाइए, उसके सामने आदर्श बर्ताव कीजिए आप, फिर वो आपको जो है ना अनुकरण, देखिए अनुकरण का सिद्धांत है कि आपको अनुकरण करेगा, आपको देखेगा कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, उसी को तो अनुकरण के फिर वो उसे अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करेगा। तो ये अनुकरण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित कर, यानी कि केवल जो है अनुशासन अनुशासित बना दीजिए उसे, उस पर पाबंदियाँ कस दीजिए। भाई पाबंदी नहीं कसनी है हमें बच्चों को, ठीक है। उन्हें हमें ना आपका सक्रिय रूप से सिखाना है, ताकि वो सक्रिय रूप से सीख सके, अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। तो इसके आधार पर हमारा ये वाला आदर्श रूप से बर्ताव करें, यानी कि अनुकरण करेंगे। अनुकरण का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुकरण का सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देगा, और हमारे यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2 इसको सब्सक्राइब कर देगा, तथा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अरे एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए इस वीडियो में ना CDP के 999+ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चन, यानी कि 999+1000+ हम कवर करेंगे, ठीक है। और जो आपके यूपी टैट, सी टैट, जो जितने भी टैट होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे कितने जाते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम कवर कितने करने वाले हैं? 999+। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप खुद सोच लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।